बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। बुद्धि इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। बुद्धि के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, फिर भी यह निश्चित तौर पर कहा जाता है कि यह किसी के व्यक्तित्व का मुख्य निर्धारक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। इसे व्यक्ति की जन्मजात शक्ति कहा जाता है, जिसके उचित विकास में उसके परिवेश की भूमिका प्रमुख होती है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बुद्धि के विकास में भी अंतर होता है। बुद्धि के मुख्य 3 पक्ष होते हैं: कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। बुद्धि को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है: सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि एवं अमूर्त बुद्धि, वंशानुक्रम एवं वातावरण तथा इन दोनों की अंतर्क्रिया बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। बुद्धि की परिभाषाएं। बुद्धि के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा निम्न परिभाषाएं दी गई है। एल.एम. टर्मन ने बुद्धि की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इस प्रकार दी है: बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। इस तरह जीवन की नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। पिंटर के अनुसार जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। हैनमॉन के अनुसार बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं: ज्ञान की क्षमता एवं निहित ज्ञान। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। कॉल्विन के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। ये सारी परिभाषाएं दी गई है पिंटर के अनुसार, रायबर्न के अनुसार, वेस्लर के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार, वुडरो के अनुसार और कॉल्विन थॉर्नडाइक के अनुसार। उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। बुद्धि के सिद्धांत। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के स्वरूप से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनसे बुद्धि के संबंध में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जो निम्न प्रकार है। एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत वन फैक्टर और मोनार्की थ्योरी का प्रतिपादन बीने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन, स्टर्न, एनिंघास जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो एक कारक सिद्धांत वन फैक्टर और मोनार्की थ्योरी, जिसे मोनार्की थ्योरी भी कहते हैं, का प्रतिपादन बीने ने किया था और इसे आगे बढ़ाया है टर्मन,
ईस्टर्न एनिंघास ने। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता जनरल इंटेलिजेंस जी। द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों अथवा विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति में एक से अधिक विशिष्ट योग्यताएं हैं तो इन विशिष्ट योग्यताओं में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है। स्पीयरमैन का यह विचार है कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी ही अधिक पाई जाती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। उसके बाद है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। ये बुद्धि है अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि तथा यांत्रिक बुद्धि। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान एस्पेक्ट्स दिए। प्रथम एस्पेक्ट्स हैं स्तर, लेवल। स्तर यानी लेवल का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है परास या सीमा या रेंज। इसका अर्थ है कार्य की उस विविधता से जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। तीसरा है क्षेत्र, एरिया। क्षेत्र का अभिप्राय है क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से जिनका हम समाधान कर सकते हैं। चौथा है गति, स्पीड। इसका अर्थ कार्य करने की गति है। बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। एक कारक सिद्धांत बीने टर्मन ईस्टर्न एनिंघास। बीने टर्मन ईस्टर्न एनिंघास। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन। समूहकारक सिद्धांत थर्स्टन। समूहकारक सिद्धांत थर्स्टन। पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। पदानुक्रमिक सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत फ्यूल एंड क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत थ्योरी आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। प्रतिदर्श सिद्धांत सैंपल थ्योरी के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण या विद्यालय संबंधी क्रिया में इनसे कुछ तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि 2 या अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दे, तब उनमें एक सामान्य तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। यह भी संभव है कि अन्य परीक्षाओं में विभिन्न तत्व दिखाई दे, तब उनमें कोई भी तत्व सामान्य नहीं होगा और प्रत्येक तत्व अपने आप में विशिष्ट होगा। समूह तत्व सिद्धांत।
इसका प्रतिपादन किया था थर्स्टन ने। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन। समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन। स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थर्स्टन महोदय ने समूह तत्व सिद्धांत ग्रुप एलिमेंट थ्योरी प्रतिपादित किया। वे तत्व जो प्रतिभावात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी गई। इस सिद्धांत के समर्थकों में थर्स्टन का नाम प्रमुख है। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होती है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ग्रुप तत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे गिलफोर्ड का सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड और उसके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों या कारकों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया है। इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें पहला है संज्ञान, कॉग्निशन। इसका अर्थ होता है खोज, दोबारा खोज या पहचान की क्षमता इत्यादि। दूसरा स्मृति, मेमोरी। इसका अर्थ होता है जो भी संज्ञान में आया है उसे धारण करना। तीसरा है मूल्यांकन, एवेल्यूशन। इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ जानता है वह उसकी स्मृति में रहता है तथा जो कुछ वह मौलिक चिंतन में निर्मित करता है उनके परिणामों की अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता के विषय में निर्णय लेता है। चौथा, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार स्वीकृत एवं सही समझा जाता हो। पांचवा है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न दिशाओं, विभिन्न मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या का हल निकालता है तथा व्यक्ति उनके परिणाम की अच्छाई तथा उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन इसी के अंतर्गत आता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन को ही कहा जाता है। गिलफोर्ड एवं उसके सहयोगियों ने अपने अध्ययन एवं प्रयासों के द्वारा यह प्रतिपादित करने की कोशिश की कि हमारी किसी भी मानसिक प्रक्रिया अथवा बौद्धिक कार्य को तीन आधारभूत आयामों, संक्रिया, ऑपरेशन, सूचना सामग्री या विषय वस्तु तथा उत्पादन में विभाजित किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने 1983 ईस्वी में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार तीन कारकों पर बल दिया जाता है जो निम्न प्रकार हैं। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। प्रत्येक ज्ञान या बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। गार्डनर ने 8 प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया जो निम्न प्रकार है। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। बुद्धि का यह अंग तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंध है। स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पनाओं को चित्र का स्वरूप देने में किया जाता है।
शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में होता है, जैसे नृत्य, सर्कस, व्यायाम। सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग संगीत के क्षेत्र में होता है। अंतः पारस्परिक बुद्धि, इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग सामाजिक व्यवहारों में प्रायः होता है। अंतः वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग आत्मबोध, पहचान तथा स्वयं की भावनाओं एवं कौशल क्षमता को जानना है। 8वां है नैसर्गिक बुद्धि या प्राकृतिक, नेचुरल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के ज्ञान का संबंध वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु या प्राणी समूह या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने इत्यादि में होता है। उसके बाद है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. कैटल है। तरल यानी फ्लूइड बुद्धि वंशानुक्रम, कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। यह सामान्य योग्यता संस्कृति से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि नवीन एवं विगत परिस्थितियों से भी प्रभावित होती है। दूसरी ओर ठोस, क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है, जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होती है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत। यह सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि या ज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया है। घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। दूसरा है अनुभाविक बुद्धि, एम्पेरिटिकल इंटेलिजेंस। तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि, बिहेवियर इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ज्ञानार्जन घटक, नॉलेजेबल कंपोनेंट। दूसरा है अधिघटक या उच्च घटक, हाई कंपोनेंट। तीसरा है निष्पादन घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। ज्ञानार्जन घटक इसके अंतर्गत आता है। इस घटना के द्वारा व्यक्ति सीखता है तथा अनेक कार्यों को करने का तरीका सीखता है। सूचनाओं का संकेतन, संयोजन भी ज्ञानार्जन घटक का महत्वपूर्ण अंग है। अधिघटक या उच्च घटक, हाई कंपोनेंट। इसके अंतर्गत व्यक्ति योजनाएं बनाता है। इस घटक के अंतर्गत व्यक्ति संज्ञानात्मक, प्रक्रियात्मक क्रिया पर नियंत्रण, निरीक्षण तथा मूल्यांकन करता है। तीसरा है निष्पादन घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का निष्पादन करता है। अनुभाविक बुद्धि, एम्पेरिकल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत व्यक्ति नई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का उपयोग करता है
और तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि, बिहेवियर इंटेलिजेंस। व्यवहारिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली वातावरणीय मांगों की समस्या से निपटता है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं को नवीन वातावरण में आसानी से स्थापित कर लेते हैं। बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस का शाब्दिक अर्थ होता है एक ही व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास, अर्थात उसमें सामाजिक समझ, राजनैतिक समझ, समस्या समाधान से संबंधित समझ तथा नेतृत्व का गुण इत्यादि का होना। केली एवं थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। केली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है: वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। वही थर्स्टन का मत है कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है: प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता और स्मृति संबंधी योग्यता। यद्यपि अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने केली एवं थर्स्टन के बुद्धि सिद्धांतों की आलोचना की, किंतु अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने यह भी माना कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रामाणिक मापन की विधियों की खोज की। इस संदर्भ में सर्वप्रथम जर्मन मनोवैज्ञानिक वुंट का नाम आता है, विलियम वुंट, जिसने वर्ष 1879 में बुद्धि के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को माना। उन्होंने इस कार्यों से संबंधित अनेक प्रश्न तैयार किए और उन्हें अनेक बच्चों पर आजमाया। इस परीक्षण के अनुसार जो बालक अपनी आयु के अनुरूप निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है वह सामान्य बुद्धि का होता है। जो अपनी आयु से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर भी देता है वह उच्च बुद्धि का होता है। जो बालक अपनी आयु से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है वह सर्वोच्च बुद्धि का होता है। एवं जो अपनी आयु के बच्चों के लिए निर्धारित प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाता वह निम्न बुद्धि का होता है। उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों के बाद सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के प्रयोग का सुझाव दिया। मानसिक आयु। किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन की विधि को मानसिक आयु, मेंटल एज कहते हैं। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष का है और 15 वर्ष के व्यक्ति के अनुसार दिमाग रखता है या सोचता है तो 15 वर्ष उस बालक की मानसिक आयु होगी। वास्तविक आयु या कालानुक्रम आयु, कालानुक्रमिक आयु दोनों एक ही है। यह किसी भी मनुष्य की वास्तविक आयु होती है, अर्थात वह कितने वर्ष का हो गया। 10 वर्ष का व्यक्ति जो 160 अंक लिया हुआ है उसकी मानसिक आयु क्या होगी। बुद्धि लब्धि 160 है, वास्तविक आयु 10 है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। बुद्धि लब्धि 160 MA, मानसिक आयु बटे 10 गुना 100। मानसिक आयु बराबर 160 गुना 10 बटे 100 बराबर 16 वर्ष। जर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि बताई। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुना करने पर प्राप्त की जाती है। इसके अनुसार बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस IQ का सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100। 100 गुना 100 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 100 गुना
उदाहरण स्वरूप यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि की गणना किस प्रकार होगी। बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुना 100, 12/10 गुना 100 बराबर 20, 120। मनोवैज्ञानिक वेस्लर द्वारा निर्मित IQ वितरण, बुद्धि लब्धि और वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। 130 या इससे ऊपर अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि। 120 से 129 श्रेष्ठ बुद्धि। 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 80 से 89 मंद बुद्धि। 70 से 79 छिन्न बुद्धि। 69 से नीचे निश्चित छिन्न बुद्धि। मनोवैज्ञानिक मैरल द्वारा निर्मित IQ वितरण। 140 या इससे ऊपर अति श्रेष्ठ बुद्धि अर्थात प्रतिभाशाली बुद्धि। 120 से 139 श्रेष्ठ बुद्धि। 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 80 से 89 मंद बुद्धि। 70 से 79 छिन्न बुद्धि। 69 से नीचे निश्चित छिन्न बुद्धि। अब बौद्धिक विवृद्धि और विकास क्या होता है। बौद्धिक विवृद्धि और विकास मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनेक कारकों पर निर्भर करता है। मस्तिष्क की परिपक्वता बौद्धिक विवृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जन्म के समय बालक में उसकी बौद्धिक योग्यताएं अनेक विकास की प्रथमावस्था के निम्नतम स्तर पर होती है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी बौद्धिक योग्यताओं में विवृद्धि और विकास होता रहता है। शिशुआवस्था से बाल्यावस्था तक यह विकास तीव्र गति से होता है, परंतु किशोरावस्था के अंत से और प्रौढ़ावस्था में इस विकास की गति मंद हो जाती है। थर्स्टन का विचार है कि उसके द्वारा किए गए थर्स्टन ने भी एक सिद्धांत दिया था। थर्स्टन ने सिद्धांत दिया था समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन का विचार है कि उसके द्वारा किए गए कारक विश्लेषण अध्ययनों के आधार पर प्राप्त 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं एक साथ एक समान आयु स्तर पर परिपक्व नहीं होती। उसके अनुसार प्रत्यक्ष परक योग्यता 12 वर्ष की अवस्था में अपनी विवृद्धि की पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार 14 वर्ष की अवस्था में तथा तार्किक योग्यता 16 वर्ष की आयु में स्मृति योग्यता और संख्यात्मक योग्यता परिपक्वता की ओर अग्रसर होती है। बालकों की शाब्दिक योग्यता तथा भाषा बोध आदि योग्यताएं इस आयु अवस्था के बाद विकसित होती है। वेस्लर का विचार है कि बौद्धिक विवृद्धि कम से कम 20 वर्ष की आयु तक होती रहती है। आधुनिक शोधों से यह पता चला है कि 60 वर्ष की आयु तक बुद्धि लब्धांक में वृद्धि होती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण निम्न प्रकार हैं। शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए विज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान ने मानवीय समस्याओं के समाधान में असाधारण योगदान दिया है। इसके द्वारा बच्चों के भविष्य निर्धारण की योजनाओं को बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा एवं लक्ष्य को प्राप्त करने में बुद्धि परीक्षाएं समर्थ होती है। शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। प्राथमिक पाठ्यक्रम बालकों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जबकि व्यावहारिक पाठ्यक्रम उनकी आदत के अनुसार निश्चित किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। छात्र वर्गीकरण
ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति छात्रों की मानसिकता पर निर्भर करती है। इसके फलस्वरूप एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। ज्ञान अर्जन बालकों की बुद्धि क्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है। अतः छात्र वर्गीकरण स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन में बुद्धि परीक्षाएं उपयोगी होती है। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक कक्षा में सामान्य, सामान्य से उच्च एवं सामान्य से नीचे आदि स्तरों के छात्र छात्राएं अध्ययनरत रहते हैं। प्रश्न उठता है क्या कि सभी बच्चों का शैक्षिक विकास उत्तम हो सकेगा? ऐसी परिस्थिति में बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक सामान्य, सामान्य से भिन्न एवं उच्च आदि छात्रों का वर्गीकरण करके उपयुक्त शिक्षण का प्रबंध करेगा ताकि सभी स्तरों के छात्र छात्राएं पाठ्यक्रम को धारण करके उत्तम निष्पादन प्रस्तुत कर सकें। छात्र वर्गीकरण। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण किस किस चीज़ों के लिए किया जा सकता है? शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए, छात्र वर्गीकरण के लिए, लैंगिक भिन्नता में उपयोगी। शोध कार्यों से स्पष्ट हुआ है कि लड़के एवं लड़कियों में बुद्धि के आधार पर ही कार्य कुशलताओं में अंतर पाया जाता है। इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास का क्रम भिन्न होता है। अतः ज्ञान अर्जन की क्षमताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। स्पीयरमैन के अनुसार दोनों में सामान्य एवं विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है और इनका निर्धारण बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही संभव है। अतः सामाजिक व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए यौन भिन्नता के आधार पर विभिन्न अंतरों की पहचान कर उनके बीच समायोजन स्थापित करने के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। स्वयं का ज्ञान। शिक्षा का प्रयत्न बच्चों का सामान्य विकास करना होता है। बुद्धि परीक्षण के जरिए बच्चे अपने भीतर की क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचान कर अपनी आकांक्षाओं, गोल्स की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षाएं बालकों के व्यक्तित्व के स्वरूप को स्पष्ट करती है। वह अपने भीतर विघटित तत्वों को निकाल देता है और अविघटित तत्वों को विकसित करता है। अधिगम प्रणाली में उपयोगी। सीखने की प्रक्रिया बुद्धि पर निर्भर करती है। छात्र की लगन, अभ्यास प्रक्रिया, गलतियों का धारण एवं प्रोत्साहन में वृद्धि एवं स्थानांतरण आदि में बुद्धि का प्रभाव सर्वाधिक होता है। बुद्धि परीक्षणों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चे कम समय में अधिक अधिगम एवं ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होते हैं। व्यावसायिक मार्गदर्शन। व्यवसाय में मनोविज्ञान ने पदार्पण करके विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला है। विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए भिन्न प्रकार के मानसिक स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मानसिक स्तर का व्यक्ति अपने व्यवसायों को विकासशील बनाने में सहायक होता है। जब हम गलत व्यवसाय का चयन कर लेते हैं तो हमारी अभिरुचि एवं कार्य क्षमता का ह्रास होने लगता है। फलस्वरूप व्यवसाय और व्यक्ति दोनों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इस तरह व्यावसायिक मार्गदर्शन बिजनेस गाइडलाइन में भी बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। अनुसंधान। शिक्षा के क्षेत्र में विकास अनुसंधानों के ऊपर निर्भर करता है। कक्षा के भीतर की समस्याएं और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक अनुसंधान रिसर्च के लिए बुद्धि परीक्षण आवश्यक होता है। विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। छात्र चयन में उपयोगी। विद्यालय में प्रवेश करने के बाद बालक के विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में छात्र चयन हेतु करता है। प्रवेश एंट्री। किसी भी कार्य के लिए छात्र को अनुमति देने से पहले से उसकी शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का पता लगाना आवश्यक होता है। बुद्धि परीक्षण की सहायता इस कार्य में ली जाती है। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। शिक्षा के क्षेत्र में गरीबों और पिछड़े वर्गों के छात्रों का समुचित विकास करना
प्रशासन का परम उद्देश्य रहा है। इसके लिए छात्रवृत्ति, निर्धन पुस्तक सहायता योजना और पिछड़े वर्ग की व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इनमें छात्रवृत्ति का प्रारूप बुद्धि लब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। विशिष्ट योग्यताएं, स्पेसिफिक एबिलिटी। प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने योग्यता के क्षेत्र को अत्यंत विशाल बना दिया है। आज प्रत्येक क्षेत्र में नवीन प्रतिभाओं की खोज हो रही है। प्रतिभा खोज, टैलेंट सर्च का प्रमुख आधार बुद्धि परीक्षाओं को ही माना जाता है। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, के संदर्भ में दिया गया है। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से ये मेरे ख्याल से ये कॉल्विन के द्वारा दिया गया है। सत्य और तथ्य की दृष्टिकोण से थॉर्नडाइक के अनुसार दिया गया है। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये थॉर्नडाइक ने कहा है। तो 1 का हो जाएगा 3 नंबर। इसको हम दूसरे वीडियो में करेंगे प्रश्न को। हम लोगों ने ये सब पढ़ा। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, उसके बाद गिलफोर्ड का सिद्धांत, फिर हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाक्षीय सिद्धांत, बहुआयामी बुद्धि पढ़ा हम लोगों ने, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत, मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण क्या है इसके बारे में, उसके बाद बौद्धिक विवृद्धि और विकास क्या है, फिर शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का क्या क्या महत्व है, जैसे शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए, छात्र वर्गीकरण के लिए, लैंगिक भिन्नता में उपयोगी, स्वयं का ज्ञान करने के लिए, अधिगम प्रणाली में उपयोगी, व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए और अनुसंधान के लिए, छात्र चयन में उपयोगी। ये क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में करेंगे।